हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 विद्युत धारा का दूसरा लेक्चर, दूसरी क्लास। बेटा पहले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है। हमने फिर विद्युत धारा का क्या देखे थे, मात्रक, विमेय सूत्र, उसकी प्रकृति और दिशा के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ आपको मैंने विद्युत धारा से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए थे। और लास्ट में मैंने एक छोटी सी परिभाषा बताया था कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो आज का जो क्लास है उसी क्लास का अगला भाग है। हम आज आपको कुछ और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेटा हम सबसे पहले जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो चलिए हम समझते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाएंगे सारी चीजों को, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि क्लास 12 जो है वहां फिजिक्स का अगर हम सिलेबस देखें तो सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहां वही बच्चा सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है जो शुरू से पढ़ता आया हो, जिसका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो, ठीक है। तो हम आज जो देखने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास अपवाह वेग या अनुगमन वेग से। ओके, तो चलिए बात करेंगे हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग की। किसकी बात करते हैं बेटा, अपवाह वेग या अनुगमन वेग की बात करते हैं। कैसे होता है ये अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। अपवाह वेग, अनुगमन वेग क्या बोलता है। अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है, ठीक है। देखो मैं अनुगमन वेग भी बोल रहा हूं, इसी का नाम होता है बेटा। अपवाह वेग भी बोलते हैं या इसको हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो परिभाषा में लिखा है कि अपवाह वेग वह नियत औसत वेग होता है। देखिए मार्क कीजिए आप, कौन सा वेग बोलता है, नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में क्या होते हैं, बोलता है प्रवाहित होते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई है, ये जो अनुगमन वेग है या अपवाह वेग है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है, ठीक है। और ये वेग कैसे होते हैं, नियत होते हैं, औसत वेग होता है, नियत औसत वेग होता है। और बोलता है इसे वी से, कैपिटल वी छोटा सा डी लिख देना, वीडी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक की जो शुरुआत होती है बेटा, ध्यान से सुनते जाएंगे सारी बात, वो हम एक चालक से करेंगे। किसी भी चालक बोलने से या चालक के बारे में बताने से सबसे पहली बात यही आती है कि सभी चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। किसकी संख्या सबसे अधिक होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो चलिए मैं यहां एक छोटे से डायग्राम से आपको बता रहा हूं बेटा। चलिए हम एक चालक मान के चलेंगे, कोई भी हम एक चालक ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक चालक ले लेता हूं मैं। ये मैं एक कंडक्टर, एक चालक बना लिया बेटा, ये ठीक है, एक चालक बना लिया यहां मैंने। अब इस चालक में क्या होंगे, बोलता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये बोलते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, बोलता है बेटा, लगभग 10⁻29 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब बोलने से मतलब उसका आयतन बता रहे हैं कि प्रति आयतन में लगभग 10⁻29 मीटर क्यूब क्या पाए जाते हैं, बोलता है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब बात साफ हो गई कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है प्रत्येक चालक में, ठीक है। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशंस देखें तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स इस चालक के अंदर बोलते हैं अनियमित रूप से बहुत तेज गति से सभी दिशाओं में सभी संभव वेग से क्या करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सभी संभव दिशाओं में ये गति करते रहते हैं, ओके। इस तरीके से ये क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं सभी संभव दिशाओं में, ठीक है। और इनका
गति करते हैं तो गति करने के लिए इनको क्या चाहिए, वेग चाहिए। क्या चाहिए बेटा, वेग चाहिए। तो वेग कहां से मिलता है, बोलता है चालक में अपनी खुद की क्या होती है, तापीय ऊर्जा होती है, या थर्मल एनर्जी होती है। तो उस तापीय ऊर्जा के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक क्या कर लेते हैं बेटा, एक तापीय चाल से, किससे, तापीय चाल, इलेक्ट्रॉनों की चाल को यहां बोला जाता है बेटा तापीय चाल बोला जाता है। ये तापीय चाल से गति करते रहते हैं। और ये तापीय चाल की वैल्यू अगर पूछेंगे तो तापीय चाल होता है बेटा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जितनी बात बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट किया चालक से। एक चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है, बोलते हैं सर्वाधिक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या लगभग 10⁻29 मीटर क्यूब होती है, बोलता है 10⁻29 मीटर क्यूब। समझ गए होंगे, बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो चालक के तापीय ऊर्जा के कारण से लगातार अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, चालक के अंदर गति करते रहते हैं। इनकी अगर तापीय चाल की बात की, इनकी चाल को हम तापीय चाल बोलते हैं, तापीय चाल की बात की जाए तो जो तापीय चाल है वो 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है बेटा, 10⁻6 मीटर पर सेकंड की होती है, ये बताया गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी गति के दौरान क्या करते हैं बेटा, जो धनायन होते हैं। अब धनायन कहां से है, ध्यान से सुनते जाएंगे। ये अपनी गति के दौरान किनसे टकराते रहते हैं, बोलता है जो धनायन रहते हैं उनसे क्या करते रहते हैं, बोलता है बेटा टकराते रहते हैं। ये अपनी गति के दौरान किनसे टकराते रहते हैं, धन आयनों से टकराते रहते हैं। इस तरीके से सभी के सभी किससे टकराते रहते हैं, धनायन से। तो देखो धनायन कहां बनता है, जब भी कोई परमाणु टूटता है या अपने सहसंयोजक बंधों में टूटता है बोल सकते हैं, तो दो चीजें बनती है बेटा। परमाणु के टूटने से दो चीजें बनती है, एक इलेक्ट्रॉन्स निर्मित होता है। क्या बनता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और एक खाली जगह बच जाती है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, जिसे हम धनायन कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा, ये पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई होगी। तो जो धनायन है वो इन इलेक्ट्रॉनों से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं ये गति के दौरान। या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धनायनों से टकरा रहे हैं, जैसे भी आप बोलना चाहें, ठीक है। ये सभी क्या करते रहेंगे, ये आपस में टकराते रहते हैं। और टकराने के बाद ये अपनी दिशा को बदलकर अन्य दिशा में बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। इनका वेग घटता नहीं है। इनका वेग क्या होता है, घटता नहीं है, ठीक है। ये सारी जो घटनाएं हो रही है वो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो रही है बेटा। किस में हो रही है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो रही है। अब यहां फिर से एक बात बोली जाती है, अगर हम यहां कोई विद्युत क्षेत्र लगा दे, बोलता है कौन सा क्षेत्र लगा देते हैं, यहां अगर हम एक विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो देखिए विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होता है। अभी मैंने जितनी बात बताई उतनी बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये जो हमारा कंडक्टर है, यहां हम एक बैटरी लगा दें। क्या लगा दें, बैटरी प्लस और ये माइनस सिरा, ठीक है। बैटरी लगा देंगे बेटा, प्लस और माइनस सिरे से हमने इसका संबंध कर दिया, ठीक है, चालक का। तो देखो क्या होता है, जैसे ही बैटरी लगाया जाता है विद्युत धारा कहां से, प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। और ये बेटा ये क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। विद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। वही चीज फिर से होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी गति के दौरान किससे टकराएंगे, फिर से धनायनों से टकराएंगे। किससे टकराएंगे, ये अपनी गति के दौरान धनायनों से टकराएंगे। और अब चूंकि इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा कहां से मिल रही है, ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है, कहां किससे मिल रही है बेटा, ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है उस बैटरी से मिल रही है। तो ये अब धनायनों से टकराने के बाद अपनी ऊर्जा को क्या करते चलेंगे, खोते चलेंगे। अब इनका वेग, ऊर्जा खोने के कारण इनका वेग बढ़ेगा नहीं, मतलब इनका वेग बढ़ेगा नहीं, इनका वेग क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इनका वेग क्या होने लगेगा बेटा, घटने लगेगा। और इस तरह से वेग घटते घटते ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नियत औसत वेग से क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनों की इन्हीं नियत औसत वेग को, इलेक्ट्रॉनों के किसको बोलता है बेटा, जो नियत औसत वेग होता है, उस नियत औसत वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। कौन सा वेग बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे बेटा अनुगमन
वेग या अपवाह वेग। कौन सा वेग बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। तो ये थ्योरी थी, ठीक है, किसकी? अनुगमन वेग या अपवाह वेग की। अगर आप बहुत ही कम शब्दों में बोलना चाहें तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है जब वह विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रहता है, तो सभी संभव वेग से सभी दिशाओं में क्या करने लगता है? गति करने लगता है। गति के दौरान किससे टकराता है? धनायनों से टकराता है और अपनी दिशा बदलकर फिर अन्य दिशा में लगातार क्या करते रहता है बेटा? गति करते रहता है। परंतु जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कौन? इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं बेटा? गति करते हैं। फिर से वही चीज होता है, गति के दौरान धनायनों से टकराते हैं। मगर अब एक चीज होती है, क्योंकि इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? बैटरी से प्राप्त होती रहती है। ये अपनी ऊर्जा लगातार खोते चलते हैं और एक नियत औसत वेग से क्या होने लगते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं या चलने लगते हैं। तो ये जो नियत औसत वेग होता है, उसी नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं बेटा? अनुगमन वेग कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो अनुगमन वेग है उसका वेग बहुत कैसे होता है? कम होता है। यहां इलेक्ट्रॉनों का अगर फिर से बात करें, हम क्या बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनों का तापी चाल, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाद में, या बोल सकते थे इसको अनुगमन वेग, वो हो जाता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो तुलना कीजिए आप, पहले तापी चाल कितना था बेटा? 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड था। वहां से घटकर ये हो गया 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। मतलब अनुगमन वेग जो होता है उसका मान कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। बात समझ में आई होगी। ये सारी चीजें हो रही है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फिर से एक बार आप परिभाषा पढ़ सकते हैं बेटा, क्या होता है? अपवाह वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके प्रभाव में बोलता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं बोलता है, ठीक है। तो ये एक नियत औसत वेग है जो किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग को क्या कर देता है बेटा? नियत कर देता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स आज हमारे पास में है। चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, हमको चीजें समझ में आती चलेगी। नेक्स्ट पेज में आते हैं बेटा हम। अब यहां हम देखेंगे बेटा विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध देखते हैं। किस में संबंध देखेंगे? विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध देखते हैं। चलिए यहां भी हमको एक डायग्राम की जरूरत है। हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। देखिए विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध के लिए हम फिर से एक चालक बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एक चालक बनाते हैं, एक कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है बेटा। चालक को आप नाम दे सकते हैं। चालक को हमने यहां नाम दे दिया बेटा PQ, ठीक है। इसका संबंध एक बैटरी के धन और ऋण सिरे से कर दिया। यहां हमने एक कुंजी बना दिया इस तरीके से। यहां हमने एक कुंजी बना दिया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल हम यहां E ले सकते हैं। ये कुंजी हो गया बेटा K, बहने वाली धारा I। देखिए डायग्राम में सारी चीजों को देखते जाएंगे। अब बोलते हैं इस चालक की जो लंबाई होती है वो स्मॉल l होती है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो उसका अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लिया जाता है बेटा A। क्या मान लिया जाता है? इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A मान लिया जाता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आएगी डायग्राम में। फिर से देखिएगा, PQ एक चालक, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। इसको एक विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया गया, बैटरी के प्लस और माइनस सिरे से। एक कुंजी लगा दी गई बेटा। ये हमारे पास में क्या है? एक कुंजी है और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो अब फिर से देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये किसकी दिशा है? ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे। और मैंने बता दिया है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसे हम VD से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? VD से। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब मुख्य बात यहां है विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध निकालना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हम रिलेशनशिप यहां देखेंगे बेटा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा यहां चालक PQ की लंबाई स्मॉल l
और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमको समझ में आ जाता है, और क्षेत्रफल क्या है बेटा, ए है। तो उसका आयतन, क्या चीज बेटा, उसका आयतन, आयतन हो जाएगा AL। आयतन क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इधर, उसका आयतन ये हो जाएगा बेटा AL। ठीक है, ये आयतन। सबसे पहले हमने देखा चालक PQ की लंबाई L और क्षेत्रफल A है, तो उसका आयतन AL। फिर बोलता है कि यदि, ठीक है, यदि प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हो तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे बेटा, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन। तो हर एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलता है, n। तो कुल आयतन AL है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बेटा NaL। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की हमारे पास जो संख्या है वो हो जाएगी बेटा स्मॉल n, कैपिटल A और L। ये हमारे पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। फिर बोलता है चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश, कितना आवेश बोलता है बेटा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है वहां, एक मिनट रुकिए बेटा, यहां है हमारे पास N कैपिटल A स्मॉल a, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बोलता है कितना आवेश है, बोलता है E आवेश हो तो हम यहां देखेंगे बेटा चालक पर, ठीक है, क्या देखेंगे, चालक पर कुल आवेश, क्या देखेंगे हम, चालक पर कुल आवेश। ठीक है, चालक पर कुल आवेश को हम कैपिटल Q से डिनोट कर लेते हैं। कुल आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है, तो आवेश कितना हो जाएगा बेटा NaL इंटू E। क्या हो जाएगा, NaL इंटू कितना आ जाएगा E। ये हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक आवेश। ठीक है, अब आवेश आने के बाद हमको देखो निकालना क्या है, हमको चाहिए क्या बेटा, हमको विद्युत धारा चाहिए। क्या चाहिए हमको, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, Q/T, I = Q/T, तो हमको समय की जरूरत पड़ेगी। अब समय निकालने के लिए हम मान के चलेंगे, माना इलेक्ट्रॉन्स, माना इलेक्ट्रॉन कितनी L लंबाई, या लंबाई की जगह बोल सकते हैं बेटा L दूरी Vd वेग से, ठीक है, कौन से वेग से बोलता है बेटा, Vd वेग से तय करता है, तो उसमें लगा समय, तो समय T बराबर, कहां से निकालेंगे समय T हम, ये समय T हमारे पास निकलता है बेटा दूरी बटा चाल से। कहां से निकलता है, दूरी बटा चाल से। ठीक है, तो दूरी कितनी तय कर रहा है, स्मॉल l, चाल कितनी है बेटा Vd, चाल कितनी है हमारे पास में Vd। ठीक है, दूरी है स्मॉल l और चाल है Vd, तो हम स्मॉल l अपॉन ले लिए बेटा Vd, ये हमारे पास समय निकल आया। ठीक है, इसलिए, ठीक है, यहां हम साइन लगा देंगे इसलिए का, इसलिए हमको क्या चाहिए था, धारा चाहिए था। धारा क्या हो जाएगा, I = Q/T। क्या हो जाएगा बेटा धारा हमारे पास, I = क्या हो जाएगा, Q/T। तो I = Q/T, Q की वैल्यू पुट कीजिएगा N
ALE और T की वैल्यू, ठीक है। हमको समय चाहिए, हमको क्या चाहिए बेटा, हमको समय चाहिए, ठीक है। तो T की वैल्यू हमारे पास है L/VD। तो यहां से स्मॉल एल कैंसल हो गया और I इज इक्वल टू VD ऊपर चला जाएगा बेटा, NAVD इंटू E। ये हमारे पास में फार्मूला बन जाता है बेटा विद्युत धारा के लिए। ये बोल सकते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या हो गया संबंध, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देखिए बेटा मैंने क्या क्या चीजें यहां निकाली है या किस तरीके से निकाली है, ठीक है। क्या बताया सबसे पहले हमारा काम क्या बेटा, हम क्या देखते हैं, आयतन। चूंकि लंबाई L और क्षेत्रफल A है तो आयतन AL हो जाता है। फिर बोलता है कि प्रत्येकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलता है N इलेक्ट्रॉन है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई बेटा NaL। कितनी हो गई, NaL। फिर बोलते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, तो कुल आवेश हो जाता है NaL इंटू E। ये हमारे पास आवेश मिल गया। आवेश मिला तो हमने समय निकाल लिया। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करता है, वो L डिस्टेंस कवर करता है। कितने डिस्टेंस कवर करता है, L। और वेग क्या है बेटा, VD। तो हमने समय निकाल लिया, दूरी बेटा चाल से L/VD रखे, LL क्या हो गया, कैंसल, NaVD इंटू E हमको यहां मिल गया। यहीं पर हम एक काम और कर सकते हैं। क्या काम करेंगे बेटा, हम J की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, J, धारा घनत्व की। तो चलिए देखिए J इज इक्वल टू होता है बेटा, J क्या चीज बताया मैंने, J है बेटा धारा घनत्व। क्या चीज है, धारा घनत्व। J इज इक्वल टू होता है फार्मूला I/A। तो I की वैल्यू पुट करेंगे NaVD इंटू E अपॉन A। A और A कैंसल, J इज इक्वल टू N कैपिटल A VD, ठीक है। NaVD, ठीक है। सॉरी A तो कैंसल हो गया हमारे पास, सॉरी A कैसा हो गया बेटा, कैंसल हो गया। क्या बचा हमारे पास, J इज इक्वल टू NVD इंटू E। ये हमारे पास में संबंध हो जाएगा किसमें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा और अपवाह वेग में क्या कर सकते हैं बेटा, रिलेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है, ये सब बहुत छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ये आज की क्लास में मैंने 3 टॉपिक्स ही लेके चले हुए हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। हम यहां देखेंगे बेटा अपवाह वेग के लिए व्यंजक, ठीक है। अपवाह वेग के लिए व्यंजक, ठीक है। अब देखो यहां मेरे को फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वही डायग्राम एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा, जो अभी मैंने बनाया था। चलिए देखते हैं कौन जो डायग्राम हमने अभी बनाया हुआ था। चलिए फिर से बेटा हम एक यहां चालक लेके चलेंगे, ठीक है। एक चालक लेके चलेंगे, यहां मैं एक बैटरी एक कुंजी से उनका संबंध कर दिया। मान के चलते हैं इस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, ये प्लस सिरा माइनस सिरा, ये कुंजी K, बहने वाली धारा I, ये इस चालक की लंबाई कितनी है, L है। चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसका मान कितना है, मान के चलते हैं बेटा V। विभवांतर कितना है, V। ये सारी चीजें ले लिए। अब मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, उसका अनुगमन वेग क्या होता है, VD, ठीक है। थर्ड टाइम डायग्राम बना रहा हूं, सेम डायग्राम रिपीट होता है ये। तो जब हम अपवाह वेग के लिए व्यंजक निकालते हैं तो सबसे पहले चीज जो हम यहां देखने वाले बेटा यही देखते हैं कि यहां रिलेशन क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए चूंकि हमने कितना विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है, E विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है। E विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण से L लंबाई के चालक में V विभवांतर उत्पन्न हुआ। बात ध्यान से सुनते जाएंगे। कौन सा विद्युत क्षेत्र लगाए, E, विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, V, लंबाई क्या है चालक की, L। तो यहां हमारे पास में सबसे पहले रिलेशन मिलता है E इज इक्वल टू V बाई L। क्या रिलेशन मिलता है बेटा, E इज इक्वल टू V बाई L। समीकरण 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और इसके बाद जस्ट अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या चीज बेटा, ये जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं वो एक बल का अनुभव करते हैं। किस चीज का अनुभव करते हैं? बल का अनुभव करते हैं। तो ये जो बल का अनुभव करते हैं बेटा, उस बल का मान F = होता है, ठीक है, QE। बल का मान एक्चुअल में होता है QE, मगर यहां चूंकि आवेश हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो जाएगा बेटा, E × E। यहां साइन लगा देंगे माइनस। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं कैसे आया, जबकि हमको मालूम है बेटा F = क्या होता है हमारे पास में? QE। F = क्या होता है बेटा हमारे पास में? QE। F = क्या होता है हमारे पास में? QE होता है। तो वहां से बना ये फार्मूला, ठीक है। और ऋण चिन्ह इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो बल है विद्युत क्षेत्र की कहां कार्य करता है? विपरीत दिशा में। तो बात समझिएगा, फिर से एक बार देखिए, जितना डायग्राम मैंने बनाया, दो चीजें बताया आपको, दोनों चीजें आप याद रखना है। एक को समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं और दूसरे को मैं मान लेता हूं बेटा समीकरण नंबर क्या है? ये 2 है। दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। दो चीजें देखा, एक चालक लिया बेटा, चालक की लंबाई L, विभवांतर V। विभवांतर कब उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र E के कारण से, तो E = V/L हो गया, समीकरण नंबर 1। फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बोलता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए वो एक बल का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? बल का अनुभव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F = -E × E। ये क्यों लिया माइनस? क्योंकि ये बल कहां लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। कैसे लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है। बात समझ में आई? ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड 2 इक्वेशन हो गया। अब हम यहां आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब यहां से हम आगे देखते हैं बेटा। अब बोलता है यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो, ठीक है, त्वरण A = बेटा फार्मूला बन जाएगा f/m। क्या हो जाएगा? f/m। समीकरण 2 में देखिए आपको F की वैल्यू मिलेगा, यहां पुट कर दीजिए बेटा। क्या हो जाएगा? -e × E। देखिए क्या लिखा हमने, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था m हो तो ये मिला। मैंने बोला बेटा ये माइनस साइन लगाएंगे, e × E अपॉन क्या हो जाएगा? m। इंटू क्या हो जाएगा बेटा? m। ये भी हमको एक मिल गया त्वरण के लिए। किसके लिए मिल गया बेटा? त्वरण के लिए फॉर्मूला मिल गया। आप एक काम करना, इसको मत मानना समीकरण नंबर 2, ठीक है। किसको नहीं लेंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 हम इसको नहीं मानना, समीकरण नंबर 2 इसको हम यहां लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेके चलेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारे पास। अब बोलता है बेटा, अब यदि प्रत्येक, ठीक है, अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्या बोलता है? अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए वेग समीकरण, देखिए क्या बोलता है बेटा, अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए वेग समीकरण निम्न हो, बोलता है। आपने क्लास 11th में देखा हुआ बेटा कि वेग समीकरण क्या होता है, ठीक है। वेग गति के लिए 3 समीकरण देखे थे ना, तो यहां हम वेग समीकरण लेके चल रहे हैं। जो पहला समीकरण होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, वेग समीकरण को कैसे लिखेंगे? बोलता है वेक्टर v इक्वल, ठीक है, वेक्टर v इक्वल वेक्टर u प्लस a, और यहां हम लिखते हैं बेटा टाउ, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहां हम लिखेंगे टाउ, ठीक है, टाउ, ठीक है। यहां देखो क्या है, बोलता है जहां टाउ इज इक्वल टू, ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन
के टक्कर में लगा समय, इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में लगा हुआ समय क्या कहलाता है बेटा? यहां टाउ कहलाता है। तो इस समीकरण से देखेंगे, ठीक है। अतः देखिए अलग अलग समीकरण बनाएंगे बेटा हम। v1 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? v1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1। v2 इजिकल टू u2 प्लस a टाउ 2। v3 इजिकल टू u3 प्लस a टाउ 3। इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ऐसे ही हम अगर हम vn के लिए लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा un प्लस टाउ n। ये अलग अलग क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के वेग के लिए समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम निकालेंगे अनुगमन वेग। क्या निकालेंगे बेटा? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग होता क्या चीज है? अनुगमन वेग औसत वेग होता है। तो यहां हम निकाल लेते हैं बेटा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग लिखेंगे vd, ठीक है। vd लिखेंगे, मैं सबको एक साथ जोड़ लेता हूं बेटा। अनुगमन वेग vd के लिए मैं सारे जितने भी चीजें हैं उनको सबको एक साथ जोड़ लेता हूं। कैसे एक साथ जोड़ूंगा? मैं इन सबको एक साथ जोड़ूंगा बेटा। ये होगा अनुगमन वेग vd का मान v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n। तो चलिए हम यहां से जोड़ते हैं। vd का मान हम निकालते हैं बेटा v1, मैं एक साथ जोड़ रहा हूं तो u1 u2 u3 से un तक को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। u1 प्लस u2, ठीक है, प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, ये मैंने कर लिया, प्लस जो दूसरा टर्म है हमारे पास में। कौन सा टर्म है बेटा? जो दूसरा हमारे पास में टर्म है, ठीक है, जो दूसरा टर्म है बेटा, दूसरे टर्म में देखो कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकल आएगा? वेक्टर a, ठीक है। और यहां हमारे पास बचेगा बेटा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n प्लस क्या हो जाएगा? टाउ n, ये बचेगा। और पूरे का बटा, ठीक है, पूरे का बटा क्या आ रहा था? n आ रहा था। तो हम यहाँ पूरे का जो बटा है वहां क्या लगा देंगे बेटा? n लगा देंगे। पूरे के बटे में क्या लगा देंगे? n। इन्हीं दो टर्म्स को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे अलग अलग लिखेंगे? देखिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर un डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? n प्लस, ठीक है, वेक्टर a, ये हो जाएगा हमारे पास टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम? n। अब ठीक है, ये बोलता है किसके लिए? अनियमित गति के लिए। ध्यान से सुनते जाएंगे ना। अनियमित गति के लिए क्या होता है? बोलता है बेटा ये जो होता है u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un डिवाइडेड बाई n। मतलब अनियमित गति के लिए क्या चीज है? ये अनियमित गति के लिए इलेक्ट्रॉनों का माध्य तापीय चाल। इलेक्ट्रॉनों का क्या है बेटा? माध्य तापीय चाल। ये वैल्यू क्या हो जाती है? बोलता है बेटा जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये जो है टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 ले सकते हैं हम टाउ n डिवाइडेड बाई n। इसका माध्य हम लेके चलेंगे बेटा यहाँ टाउ। क्या लेके चलेंगे? टाउ। तो यहाँ मैंने दो चीजें की, ठीक है। अनियमित गति के लिए ये जो वैल्यू है u1 u2 वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? टाउ होगा। तो यहाँ देखो हमको क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ हम vd की वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो हमको vd इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई जीरो प्लस वेक्टर ए। और ये क्या लिख लिया बेटा हमने? औसत को क्या लिख लिया? टाउ। मतलब ये हुआ बेटा कि हमको vd के लिए क्या मिला? vd के लिए हमको मिल रहा है वेक्टर ए टाउ। क्या मिल रहा है vd के लिए हमको? वेक्टर ए
टाउ, ये चीज हमको वीडी के लिए मिल गया यहाँ, ठीक है, वीडी के लिए ये चीज मिल गया। इसको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं। क्या मिला हमको वीडी के लिए? वेक्टर ए टाउ, ये हमको वीडी के लिए मिल गया। अब देखेंगे, ठीक है, हमको चाहिए क्या? हमको अनुगमन वेग के लिए चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू बेटा हमने समीकरण नंबर 2 में निकाल के रखी हुई है, सॉरी वेक्टर ए की वैल्यू वहां से लिखेंगे। कहां से? अब हम समीकरण नंबर 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे बेटा कहां से? समीकरण 2 से। कहां से लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 से। क्या हो जाएगा? वेक्टर वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करना माइनस ई कैपिटल ई, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा ए की वैल्यू इनटू टाउ अपॉन हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? एम। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकना बेटा। फिर से एक बार समझिएगा क्या बताया आपको, इधर देखिएगा। देखो क्या बताया बेटा हमने, सबसे पहले यहाँ जो बताया हमने माध्य तापी चाल क्या हो गया? 0 हो गया। तो देखो कैसे बना हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला वीडी इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 0 प्लस क्या आ रहा था? वेक्टर ए इंटू टाउ, ठीक है। हमने इसको कैसे लिखा? हमने लिखा बेटा वीडी इज इक्वल टू वेक्टर ए टाउ। क्या आ गया हमारे पास? वेक्टर ए टाउ, ये आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 2 से, कहां से आ रहे हैं बेटा? हम समीकरण नंबर 2 से क्या आ रहा है? समीकरण नंबर 2 से हमारे पास में आ रहा है वीडी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दिए माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये हमारे पास आ गया बेटा। और अब समीकरण नंबर 1 से ई की भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ई की वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा वेक्टर वीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये आता है अनुगमन वेग के लिए क्या आ जाएगा बेटा? व्यंजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुगमन वेग के लिए व्यंजक आ जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ी सी स्पीड मेरी कम है, बोर्ड में प्रैक्टिस के कारण से हो सकती है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं बेटा क्या क्या चीजें मैंने बताया। फिर से शुरू करते हैं। हमारा काम क्या था? हमारा काम था बेटा अनुगमन वेग के लिए क्या निकालना था? हमको व्यंजक निकालना था। अनुगमन वेग के लिए क्या निकालना था? व्यंजक, ठीक है। तो अनुगमन वेग अपवाह वेग के लिए व्यंजक निकालने के लिए हमने क्या काम किया? एक चालक लिया, चालक की लंबाई L, उनके सिरों पर विभवांतर लगाए E, विद्युत वाहक बल लगाए E, विभवांतर क्या उत्पन्न हुआ? V, बहने वाली धारा क्या थी? I, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने E इक्वल टू V/L निकाला, समीकरण नंबर 1, ये हमारा पहला काम। फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब गति करते हैं तो एक बल का अनुभव करते हैं। बल निकाला माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब माइनस चिन्ह मैंने बताया इस बात का द्योतक होता है कि बल जो है विद्युत क्षेत्र के कहां लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। आगे यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो हमने यहां तुरंत निकालिया इक्वल टू F/m से। ये हमारे पास बन गया बेटा समीकरण नंबर 2। F की वैल्यू पुट कर दिए थे, ये समीकरण नंबर 2। फिर बताए कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेग समीकरण होता है, वेग समीकरण, वो वेग समीकरण अगर क्या होता है बेटा? v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a टाउ। ये वही इसलिए v इक्वल टू u प्लस at से। यहाँ टाउ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जो टक्कर होता है उसमें लगा हुआ समय होता है। टाउ को हम बोलते हैं बेटा श्रांति काल। क्या बोलते हैं? श्रांति काल। सभी के लिए मैंने अलग अलग ले लिया, v1 v2 से लेकर vn तक। तो अनुगमन वेग क्या होगा? इन सभी का औसत होता है, बोलता है बेटा। क्या होता है? औसत। सबको जोड़ लिया मैंने, डायरेक्टली जोड़ लिया, u1 u2 से u3 से un तक, a को कॉमन निकाल के टाउ 1 टाउ 3 टाउ n तक बटा n कर दिया। दोनों पदों को अलग अलग कर लिया बेटा। तो ये दो पद हमारे पास आए, ये पहला पद फिर ये दूसरा पद। फिर बोलता है अनियमित गति के लिए माध्य तापी चाल 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म है, ये टर्म क्या हो गया बेटा? हमारे पास में ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0। और यहां हमने जो टाउ 1 टाउ से टाउ n तक था उसको क्या ले लिया बेटा? हमने टाउ ले लिया। अब वीडी इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बन रहा है 0 प्लस वेक्टर ए टाउ, मतलब वीडी इक्वल टू वेक्टर ए टाउ। हमने वेक्टर
ए का मान समीकरण नंबर 2 से लगा दिया, माइनस ई इंटू ई, ये भी आप बोल सकते हो। अनुगमन वेग के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, व्यंजक आ जाता है। क्या आ जाता है, व्यंजक आ जाता है। फिर हमने ई की भी वैल्यू पुट कर लिया बेटा, तो हमारे पास में ये वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप अनुगमन वेग के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही आपको बता रहे हैं। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो की, नेक्स्ट क्लास की। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय।